हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हम करेंगे। फर्स्ट वन इज़ एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज़ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट जो है वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि हर एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं हो सकता। यहाँ पे हम जिन वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं वो सिर्फ वही वेक्टर स्पेस हैं जिनकी फील्ड रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर मैं वेक्टर स्पेस सिर्फ वही कंसिडर कर रहा हूँ जिनकी फील्ड रियल या कॉम्प्लेक्स है, तो फिर ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मीन्स एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज़ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो हम प्रूफ देखते हैं इसका। सबसे पहले एक वेक्टर स्पेस है जो कि फाइनाइट डायमेंशनल है। Let VF be a finite dimensional vector space over a field F, where F is either R or C, such that dimension of V is equal to n। क्योंकि डायमेंशन फाइनाइट है तो हमने उसको n मान लिया। Also let set S which is equal to u1 u2 and so on un be a basis of V। यस, क्योंकि डायमेंशन n है तो इसकी एक बेसिस होगी जिसमें n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि दिस वेक्टर स्पेस इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। मीन्स एक इनर प्रोडक्ट सेट V पे हम बना सकते हैं। देखो कैसे, लेट u एंड v बिलोंग्स टू V, देन U can be expressed as a linear combination of ui's, means a1 u1 plus a2 u2 and so on an un. Similarly V means V is equal to some b1 u1 plus b2 u2 and so on bn un, where all ai's and bi's are scalar. Okay, now we define a mapping. Now define a mapping this from V cross V to F by yes u comma V is equal to yes this is a1 b1 conjugate plus a2 b2 conjugate plus and so on an bn कंजुगेट। मीन्स u की रिप्रेजेंटेशन में जो स्केलर्स आए थे वो मल्टीप्लाइड v की रिप्रेजेंटेशन में जो स्केलर हैं उनके कंजुगेट एंड देयर सम। मीन्स दिस इज इक्वल टू समीशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n ai bi कंजुगेट। ओके, नाउ वी प्रूव दैट दिस मैपिंग इज एन इनर प्रोडक्ट। क्लियरली दिस इज वेल डिफाइंड बिकॉज जो राइट हैंड साइड है वो F से बिलोंग करती है। ओके, अब इनर प्रोडक्ट प्रूव करने के लिए हम दो एलिमेंट A और B फील्ड से लेके चलते हैं और तीन एलिमेंट U V W जो हैं वो V से लेके चलते हैं। ओके, अच्छा U V W क्योंकि V से है और S उसकी बेसिस है तो ये तीनों की रिप्रेजेंटेशन UIs की फॉर्म में आ जाएगी। देन U इज इक्वल टू समीशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n AI UI। Similarly V is equal to summation I running from 1 to n bi vi, and similarly W is equal to summation I running from 1 to n sum ci ui। ओके, तो ये जो V के रिप्रेजेंटेशन में राइट हैंड साइड में जो मैंने vi लिखा है ये vi नहीं है, ये भी ui ही है क्योंकि इस तीनों रिप्रेजेंटेशन ui's की फॉर्म में बनेंगी। ओके, और जब यहाँ पे स्केलर्स यूज़ हुए हैं ai's bi's ci's, these belongs to F। okay, now first condition we check that v comma u conjugate, जो कि हमें u comma v के इक्वल प्रूव करना है। हम देखते हैं बाय डेफिनेशन दिस इज समीशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n। ये डेफिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ की है कि फर्स्ट वाले के कोड के स्केलर एज इट इज़ सेकेंड वाले के कंजुगेट के साथ। यस,
तो फर्स्ट v है तो उसके स्केलर एज इट इज, सेकेंड u के स्केलर हैं ai, उनके कंजुगेट, और फिर पूरे का कंजुगेट. नाउ दिस इज इक्वल टू समीशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n bi कंजुगेट ai कंजुगेट का कंजुगेट. हमने कंजुगेट जो है सभी टर्म पे अलग अलग कर दिया. नाउ दिस इज इक्वल टू समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n बी आई कंजुगेट, और ए आई कंजुगेट 2 बार लेंगे तो वो जस्ट ए आई रह जाएगा. दिस मीन्स दिस इज समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n ए आई बी आई कंजुगेट. दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू बाई डेफिनेशन यू वी. नाउ सेकेंड कंडीशन, यस, यू शुड बी ग्रेटर देन 0, ये हमें चेक करनी है. तो यू हम लेके चलते हैं. नाउ बाय डेफिनेशन दिस इज समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, फर्स्ट के स्केलर एज इट इज, सेकंड के स्केलर का कंजुगेट. नाउ दिस इज इक्वल टू समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n ए आई इंटू ए आई कंजुगेट मीन्स mod ai square, and we know that modulus is always non-negative and their sum is also non-negative. Now we check third condition कि u इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली u इक्वल टू 0. तो फर्स्ट हम लेके चलते हैं कि u इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज बाय डेफिनेशन समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n ए आई कंजुगेट, जिसको कि मैं मोड आई ए आई का स्क्वायर भी कह सकता हूँ, इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इम्प्लाइज mod ai square equal to 0 for all I 1 to n. Now this implies ai equal to 0 for all I running from 1 to n. And ai equal to 0 का मतलब कि u की जो रिप्रेजेंटेशन थी हमारे पास कि a1 u1 प्लस a2 u2 एंड सो ऑन ए एन यू एन, वो क्या कहती है कि अगर मैं इन सभी ए आईज को 0 पुट कर दूंगा तो मेरे पास 0 भी आ जाएगा. तो यू को 0 मानते हुए यू वी 0 आ चुका है. अब हम कन्वर्स देखते हैं. कन्वर्सली लेट u इज इक्वल टू 0 वी, ये हमने मान लिया. ओके, बट 0v is equal to 0u1 plus 0u2 and so on 0un, and u can be written as 0 but u representation of u is a1 u1 plus a2 u2 and so on an un, and we know that representation is unique, therefore a1 equal to 0, a2 equal to 0 and so on an equal to 0, means ai equal to 0 for all I 1 to n, means ai mod square is equal to 0 for all I 1 to n, means summation I running from 1 to n mod ai square is equal to 0, means u equal to 0. तो थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे प्रूव होती है. नाउ वी चेक द फोर्थ कंडीशन. फोर्थ कंडीशन हमें चेक करनी है क्या ए यू प्लस बी वी कोमा डब्ल्यू इक्वल टू, हमें चेक करना है दिस इज ए मल्टीप्लाइड बाई यू डब्ल्यू प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई वी डब्ल्यू. यस, तो यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ. ए यू की वैल्यू रख दो समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n ए आई यू आई प्लस बी वी की वैल्यू रख दो समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n बी आई यू आई कोमा डब्ल्यू की भी वैल्यू रखिए आई रनिंग फ्रॉम 1 to n सी आई यू आई. ओके, नेक्स्ट भी सिंप्लीफाई करते हैं इस टर्म को. समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, पहली दो टर्म का जो
समीशन है वो कंबाइन कर लो, ए आई प्लस बी आई यू आई कॉमन कोमा समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n सी आई यू आई। नाउ दिस इज इक्वल टू यस। अब यहाँ पे मैं डेफिनेशन यूज़ कर सकता हूँ जो इनर प्रोडक्ट की हमने डिफ़ाइन की थी। इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन जो हमने डिफ़ाइन की थी कि फर्स्ट वाले के स्केलर एज इट इज़, सेकेंड वालों का कंजुगेट और उनका सम। यस, तो अब फर्स्ट वालों के स्केलर ये रहे, सेकंड वालों के स्केलर सी आई है, तो और उनका समीशन मीन्स समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, फर्स्ट वाले स्केलर एज इट इज़, सेकंड वालों का कंजुगेट। ओके, अब इस समीशन को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ। फर्स्ट वन इज समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n ए आई सी आई कंजुगेट प्लस समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n बी आई सी आई का कंजुगेट। फर्स्ट समीशन में से ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n ए आई सी आई कंजुगेट प्लस सेकेंड में से बी बाहर आ जाएगा, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n बी आई सी आई कंजुगेट। ओके, नाउ ए मल्टीप्लाइड बाय दिस समीशन, इस समीशन को ध्यान से देखें तो बाय डेफिनेशन जो हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है उसकी हेल्प से ये क्या है, u कोमा w, क्योंकि फर्स्ट वाले के स्केलर हैं और सेकंड वाले के स्केलर कंजुगेट में है, प्लस सिमिलरली सेकंड टर्म b मल्टीप्लाइड बाई v कोमा w। तो फोर्थ कंडीशन भी यहाँ पे चेक होगी, देयरफॉर वी दिस इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो हमने इस थ्योरम में क्या प्रूव किया कि अगर कोई वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशन है तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस भी होगा। नेक्स्ट थ्योरम, यस, every finite dimensional inner product space has orthonormal basis कि अगर कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है तो उसके पास एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगी। ओके, अच्छा, फाइनाइट डायमेंशनल जब हो गया दैट मीन्स उसकी डायमेंशन फाइनाइट भी होगी और उसकी एक बेसिस मिल जाएगी। तो हम कंसीडर करते हैं लेट एफ बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ डायमेंशन एन। यस, डायमेंशन हमने एन मान ली, दैट मीन्स इसके पास एक बेसिस है जिसके पास एन एलिमेंट है। लेट एस इज इक्वल टू u1 u2 अप टू un बी ए बेसिस ऑफ v। ओके, तो एस जस्ट एक बेसिस है बट हमें एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस चाहिए। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस पे पहुंचने से पहले हम एक ऑर्थोगोनल वेक्टर की एक सेट बनाएंगे जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। देखो कैसे, वी कंस्ट्रक्ट ए सेट v1 v2 and so on vn of orthogonal vectors as, yes, कैसे, अच्छा, सिंस S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि बेसिस है लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, देयरफॉर ईच यू आई इज नॉन जीरो, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हर एक यू आई नॉन जीरो होगा। नाउ डिफाइन, अब हम वी आईज को डिफाइन करने जाने, सबसे पहले v1 को, v1 इज इक्वल टू u1, v1 तो हमने पहले वाला u1 ही ले लिया, एंड v2 इज इक्वल टू u2 माइनस इनर प्रोडक्ट u1 डिवाइडेड बाई u1, मतलब v1 भी कह सकता हूँ मैं, v1 नॉर्म स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई v1, और ऊपर जो u1 लिखा है उस v1 को भी हम u1 को v1 ही कह सकते हैं। ओके, अब क्लियर है कि v2 भी नॉन जीरो होगा, क्लियरली v2 इज आल्सो नॉन जीरो। क्यों है नॉन जीरो, हम उल्टा मान के चलते हैं, बिकॉज
सपोज दैट इफ v2 इज इक्वल टू 0v, v2 अगर 0v बन गया तो जो हमने ऊपर v2 की वैल्यू कंसीडर की है उसको देखिए, तो वहाँ से मेरे पास राइट हैंड साइड भी 0 बन जाएगी। राइट हैंड साइड 0 का मतलब बनने का मतलब जो u2 है वो v1 का लीनियर कम्बिनेशन आ जाएगा। u2 इन टर्म ऑफ v1 आ जाएगा। v1 मीन्स u1, मतलब u2 इन टर्म ऑफ u1 आ जाएगा। और u2 का इन टर्म ऑफ u1 आना जो है वो ये कहता है कि u1 एंड u2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। u1 और u2 अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो गए तो उनका सुपर सेट S भी लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, बट S तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सो वी कैन से दैट v2 इज़ नॉन जीरो। ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे कि v2 क्यों नॉन जीरो है। ओके, अब हम v2 का v1 के साथ इनर प्रोडक्ट चेक करते हैं वो क्या आ रहा है। नाउ इनर प्रोडक्ट ऑफ v2 विद v1 इज इक्वल टू v2 की वैल्यू रखिए u2 माइनस इनर प्रोडक्ट u2 v1 डिवाइडेड बाई v1 नॉर्म स्क्वेयर v1 कोमा v1। यस, अब क्या करिए, v1 की वैल्यू जो u1 है एक बार वो पुट कर दीजिए, u2 कोमा u1 डिवाइडेड बाई नॉर्म u1 स्क्वेयर u1 u1। ओके, अब इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज़ करते हुए फर्स्ट टर्म में जो दो टर्म हैं वो आप अलग अलग कर लीजिए, u2 कोमा u1 माइनस सेकंड में से स्केलर बाहर ले लीजिए u2 u1 बाई नॉर्म u1 स्क्वेयर, अंदर रह जाएगा u1 u1 एंड u1 u1 इज़ नॉर्म u1 स्क्वेयर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा u2 कोमा u1 माइनस u2 कोमा u1 मीन्स 0। तो दैट मीन्स जो v2 और v1 है वो ऑर्थोगोनल वेक्टर बन रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर दिस सेट स्मॉल सेट v1 v2 इज एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर। और साथ में ये नॉन जीरो भी है, नोट करने वाली बात है, दे आर नॉन जीरो सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स। ओके, अब हम डिफाइन करते हैं v3, अगला एलिमेंट। डिफाइन v3 इज इक्वल टू, यस दिस इज u3 माइनस समीशन I रनिंग फ्रॉम 1 to 2। यस, इनर प्रोडक्ट u3 कोमा vi डिवाइडेड बाई vi नॉर्म स्क्वेयर vi। मतलब माइनस के बाद दो टर्म हैं जिसमें पहली टर्म है u3 कोमा v1 डिवाइडेड बाई नॉर्म v1 स्क्वेयर v1 प्लस दूसरी टर्म है u3 कोमा v2 डिवाइडेड बाई v2 नॉर्म स्क्वेयर इंटू v2। अब ये चीज़ भी हम इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि v3 भी नॉन जीरो होगा। क्यों नॉन जीरो होगा? मान लो v3 अगर जीरो के इक्वल बन जाए तो वहाँ से मेरे पास u3 जो है वो इन टर्म ऑफ v2 एंड v1 आ जाएगा। और इन टर्म ऑफ v2 एंड v1 आने का मतलब कि ऑलरेडी v2 भी v1 की फॉर्म में है और v1 ऑलरेडी u1 है। दैट मीन्स जो u3 है वो इनडायरेक्टली u2 और u1 का लीनियर कम्बिनेशन बन जाएगा। और u2 और u1 का लीनियर कम्बिनेशन होने का मतलब u1 u2 एंड u3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। बट ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो सकते क्योंकि इनका सुपरसेट S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो दैट मीन्स v3 शुड बी नॉन ज़ीरो। क्लियरली v3 इज नॉन ज़ीरो। ओके, अब एक और चीज़ हम देखते हैं कि v3 जो हमने ये डिफ़ाइन किया है ये v1 और v2 दोनों के साथ ऑर्थोगोनल होगा। पहले हम v1 के साथ चेक करते हैं, v1 के साथ। नाउ v3 कोमा v1 इज इक्वल टू, यस इसकी वैल्यू रखिए, u3 माइनस समीशन I रनिंग फ्रॉम 1 to 2 u3 कोमा vi डिवाइडेड बाई vi नॉर्म का स्क्वेयर
वी आई कोमा वी वन। यस, अब यहाँ पे एक काम करिए, इस समीशन को आप खोल के लिख लीजिए। यस, u3 माइनस u3 v1 डिवाइडेड बाई v1 नॉर्म स्क्वायर v1 माइनस u3 v2 डिवाइडेड बाई v2 नॉर्म स्क्वायर कोमा v1 एज इट इज़। ओके, अब ये तीनों टर्म जो हैं अगेन आप सेकंड टर्म के साथ अलग अलग कर दीजिए और स्केलर बाहर ले लीजिए, तो आपके पास बचेगा u3 कोमा v1 माइनस स्केलर बाहर लीजिए u3 कोमा v1 बाहर नॉर्म v1 स्क्वायर बचेगा v1 कोमा v1 प्लस नहीं माइनस साइन स्केलर बाहर u3 कोमा v2 डिवाइडेड बाई v2 नॉर्म स्क्वायर v अंदर बचेगा v2 कोमा v1। यस, तो v1 नॉर्म स्क्वायर इंटू v1 ये दोनों इक्वल होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा u3 कोमा v1 माइनस u3 कोमा v1 माइनस थर्ड टर्म में आप नोट करिए जो प्रोडक्ट में इनर प्रोडक्ट है v2 v1 उसकी वैल्यू ज़ीरो है, तो दैट मीन्स थर्ड टर्म पूरी तरीके से जीरो बन जाएगी। v2 v1 जो है वो आपके पास जीरो है, आप पीछे चेक कर चुके हो, v2 v1 आर ऑर्थोगोनल। ओके, और u3 कोमा v1 माइनस u3 कोमा v1 ये कैंसिल होके जीरो आ जाएगा, तो आप नोट कर रहे हो v3 कोमा v1 जो है वो जीरो आ रहा है। सिमिलरली वी कैन चेक दैट u3 कोमा v2 इज़ आल्सो जीरो, ये भी जीरो आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि तीन वेक्टर जो अब बन चुके हैं v1 v2 v3 इनका जो सेट है दैट इज़ ऑर्थोगोनल सेट, और साथ में ये नॉन जीरो भी हैं, तो नॉन जीरो वेक्टर का ये ऑर्थोगोनल सेट बन गया, इज़ एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर्स। ओके, अब तीन डिफाइन करने के बाद v1 v2 v3 अब हम इसी तरीके से बाकी कह सकते हैं कंटिन्यूइंग लाइक दिस। यस, वी कैन डिफाइन vn जनरलाइज हम कर रहे हैं, दिस इज un माइनस समीशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n माइनस 1 इनर प्रोडक्ट un कोमा vi डिवाइडेड बाई नॉर्म vi का स्क्वायर vi, और ये सारे vn जो होंगे ये सभी नॉन जीरो होंगे, और साथ में इनका जो सेट बनेगा वो एक ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर होगा, सच दैट सेट v1 v2 एंड सो ऑन vn इज एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स। तो हम अब एक ऑर्थोगोनल सेट तक तो पहुंच गए, अब हमें एक ऑर्थोनॉर्मल सेट तक पहुंचना है, ऑर्थोनॉर्मल सेट तक। यस, ऑर्थोनॉर्मल सेट हम देखो कैसे बनाएंगे, हम इन्हीं वीआईज की हेल्प से एक नया सेट डिफाइन करते हैं डब्ल्यूआईज का। नाउ वी कंस्ट्रक्ट ए सेट w1 w2 एंड सो ऑन wn एज, देखो कैसे हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट वन इज ओके, हम जनरलाइज्ड वे में ही सभी को डिफाइन कर देते हैं। यस, wi इज इक्वल टू vi बाई vi का नॉर्म, दिस इज फॉर ऑल i 1 to n। यस, ये सभी हमने wi's डिफाइन कर दिए। अब हम चेक करते हैं ये wi's का जो सेट बना है दिस इज़ ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल सेट प्रूव करने का मतलब कि हम सेम अगर wi लेते हैं तो उनका इनर प्रोडक्ट 1 आना चाहिए और डिफरेंट के लिए 0 ना हो। देखिए
डब्ल्यू आई कोमा डब्ल्यू आई इज इक्वल टू, यस, डब्ल्यू आई की वैल्यू रख दीजिए वी आई बाई वी आई का नॉर्म कोमा वी आई बाई वी आई का नॉर्म। यस, अब हम जो स्केलर हैं वो बाहर लेते हैं। फर्स्ट में जो स्केलर है वो 1 बाई नॉर्म वी आई है, उसको हमने बाहर ले लिया। अच्छा, सेकंड में से भी बाहर हम ले सकते हैं विद कंजुगेट ऑफ दैट। यस, अंदर बचेगा वी आई कोमा वी आई। यस, अच्छा, जो नॉर्म होता है वो एक रियल नंबर होता है, रियल नंबर का कंजुगेट उसी के इक्वल होता है, तो दैट मीन्स ये बाहर जो टर्म है वो जस्ट नॉर्म वी आई का स्क्वायर बन जाएगा और मल्टीप्लाई में रह जाएगा वी आई एंड वी आई इज़ नॉर्म वी आई का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होके 1 बचेगा। तो डब्ल्यू आई जो है वो 1 आ रहा है। अब हम डिफरेंट का लेके देखते हैं। नाउ इफ़ आई नॉट इक्वल टू जे, डब्ल्यू जे, ये कैलकुलेट हम करते हैं। दिस इज़ इक्वल टू, बाई डेफिनेशन डब्ल्यू आई की वैल्यू रखिए वी आई बाई वी आई का नॉर्म कोमा वी जे बाई वी जे का नॉर्म। अगेन उसी तरीके से पहले में से भी स्केलर बाहर ले लो, दूसरे में से भी स्केलर बाहर ले लो, बट उसका कंजुगेट होगा, अंदर बचेगा वी आई वी जे। ठीक है। अच्छा, वी आई वी जे जो हैं वो डिफरेंट हैं, और डिफरेंट हम देख चुके हैं पिछले जो प्रोसेस में कि ये जो वी आईज का हमने सेट कंस्ट्रक्ट किया था ये ऑर्थोगोनल था। दैट मीन्स डिफरेंट के लिए आंसर जो है वो 0 होगा। तो ये वैल्यू जो है थर्ड वाली ये 0 बन जाएगी, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे जो भी है हमें आंसर 0 देगा। तो दैट मीन्स अब जो सेट हमने डब्ल्यू आईज का कंस्ट्रक्ट कर दिया है वो एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बन गया है। 10 W1 W2 and so on Wn is an orthonormal set, yes, set of vectors। अच्छा, एक चीज़ हमें पता है, जो ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होता है। ठीक है, देयर आल्सो इट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, अच्छा, हम चाहते हैं कि ये बेसिस बन जाए, तो बेसिस देखो ये कैसे प्रूव होगा। हमारे पास जो वेक्टर स्पेस V है उसकी स्टार्टिंग में हमने डायमेंशन n मानी हुई है। यस, डायमेंशन n, तो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है, और एक सेट हमारे पास है जो कि n वेक्टर का सेट है और लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने एक रिज़ल्ट पढ़ा हुआ है कि वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n अगर है और एक सेट जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है और उसमें n वेक्टर हैं, तो वो बेसिस बन जाएगा। तो दैट मीन्स ये बेसिस बन रहे हैं। ठीक है, दस दिस सेट इज़ ए बेसिस, W1 W2 Wn इज़ ए बेसिस। और क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल है, दैट मीन्स हमें इनर प्रोडक्ट स्पेस की एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मिल चुकी है, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू so much।